नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नमस्कार एमपी में। और हम हर दिन हाजिर होते हैं आपके साथ 8 से 9 यानी कि सोमवार से शुक्रवार हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ख़ास है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है लाइव फ़ोन इन। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 075526600049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 180023304040। तो ये थे हमारे टेलीफोन नंबर्स। और अब बारी आती है आज के सेगमेंट की, यानी कि जो पहला सेगमेंट है होता है हमारा, वो होता है आज की तिथि। तो चलिए जानते हैं आज की तिथि। आज की तिथि है, जैसा कि आज तारीख है 2 अप्रैल 2024 और तिथि के अनुसार आज विक्रम संवत 2081 चैत्र माह चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। और साथ ही दर्शकों आज शीतला अष्टमी भी है और इस दिन की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है। आज के दिन हम माँ शीतला की पूजा करते हैं और आज जो है खाना जो होता है वो ठंडा खाना बनाया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। और हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने होते हैं उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए इस पूजन को किया जाता है। तो सभी को शीतलाष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ये थी आज की तिथि। अब बारी आती है कि इतिहास के पन्ने पलट लिए जाए कुछ और जानते हैं कि आज इतिहास में क्या क्या खास हुआ था। आइए जानते हैं आज का इतिहास। तो जैसा दर्शकों मैं बता रही हूँ कि आज का इतिहास बहुत ख़ास है। तो आज के दिन यानी 1679 में मुग़ल शासक अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर उस समय माना जाता था। और इसी के साथ 1849 में ब्रिटिश पंजाब की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1902 में लॉस एंजल्स में पहला मोशन पिक्चर थिएटर बनाया गया था। आज ही के दिन 1921 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत पर न्यूयॉर्क शहर में आज बहुत बड़ा व्याख्यान दिया था। और आज ही के दिन 1982 में कांग्रेस ने क्रिप्स जो मिशन था उसको आज ही के दिन जो उसका प्रस्ताव रखा गया था वो आज खारिज हो गया था। आज के दिन ही 1984 में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा मिशन सुयोज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले वे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। और आज ही के दिन 1997 में सुमिता सिन्हा ने अपने ऊपर से 3200 किलोग्राम भार के ट्रक को पार करने की अनुमति दी थी। और इसी के साथ 1999 में मॉस्को में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS की शिखर बैठक आज ही के दिन संपन्न हुई थी। 2007 में सोलोमन द्वीप में शक्तिशाली सुनामी आज ही के दिन आई थी। दर्शकों ये भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है हमारा आज का। और इसी के साथ 2011 में आज ही के दिन दूसरी बार भारत के जो मैच जीता था 1983 में पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज ही के दिन वर्ल्ड कप जीता गया था। 2017 में जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी चेनानी नाशरी सड़क सुरंग राष्ट्र को आज ही के दिन समर्पित हुई थी। अब बारी आती है कि आज हम उन लोगों के बारे में बात करें जो कि आज ही के दिन जन्मे हुए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। आज ही के दिन 1969 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अजय देवगन जी का आज जन्मदिन है। और इसी के साथ 1981 में भारत में टीवी के प्रसिद्ध हास्य कलाकार कपिल शर्मा जी, जो कि बहुत ही कॉमेडी किंग माने जाते हैं, उनका भी आज जन्मदिवस है। साथ ही 1982 में टेनिस खिलाड़ी डेविड फेडरर का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और आज एक बहुत ख़ास दिन भी है दर्शकों, आज विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस भी है, यानी कि हम इसे कहते हैं वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। तो ये हुआ दर्शकों आज का इतिहास। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज का क्या है सुविचार खास। आइए जानते हैं। आज का सुविचार है दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो, जो फल प्राप्त होगा वो निश्चित ही बहुत अनोखा होगा। जी हाँ दर्शकों, ये बिल्कुल एक बहुत ही सटीक और सही बात है कि अगर आपके जो विचार हैं वो बहुत उच्च कोटि के विचार होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को एक सही दिशा में आगे ले जाते हैं। अब बारी आती है दर्शकों की मेरा वोट मेरे देश के लिए जो एक कैंपेन चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना कि वो क्या है।
हम बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मेरा पहला वोट देश के अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान का उद्देश्य जो है वो चुनावों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। दरअसल जल्द देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें 7 चरणों में चुनाव होगा और दुनिया की जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जहाँ तक हमारे देश की आज देखें तो सबसे बड़ी जो संख्या में अगर वोटर्स हैं तो वो युवा हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने ये अभियान शुरू किया है। तो हमारे जो युवा वोटर हैं जो पहली बार इस बार वोट देने वाले हैं, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी से, दूरदर्शन परिवार की तरफ से मैं सुमिता आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना पहला वोट ज़रूर दीजिए और लोकतंत्र की एक सत्ता को और जो पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में लाए उनको देने के लिए आप अपना मतदान करें और अपने मत का सही प्रयोग करके एक उचित उम्मीदवार को चुनें। तो ये तो थी अब अभी तक की जो चर्चा थी जो हमने आपसे करी। अब बारी आती है कि आपका परिचय हम जो कराएं आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ख़ास है। आज की बात में दर्शकों हम बात करने वाले हैं विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए दर्शकों हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल जैन, जो कि MCH न्यूरोसर्जरी वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों इसी के साथ हमारे साथ आज के मेहमान में भी एक बहुत ही अच्छी सुंदर हमारी जो गेस्ट हैं आई हुई हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ हैं आज श्रीमती बबीता पवार जी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, साथ ही पर्यावरण प्रेमी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों अभी तक का जो सफ़र रहा है, हमने आपसे चर्चा की है, जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपको हमने जानकारी दी है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आज के विषय पर आते हैं हम। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि हम आज विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे मनाने जा रहे हैं। और वो बहुत ही ज़रूरी है उस पर बात करना, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका उचित जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी कि ये ऑटिज़्म क्या है, हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं। नमस्कार। ऑटिज़्म एक किस्म से बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है जी। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं ख़ास तौर से 3 साल से छोटे जी। उनमें स्पेशली सोशल, लैंग्वेज एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, ये 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चा है, जो सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं। जैसे आई कांटेक्ट करना, उनको नाम से पुकारते हैं तो नाम के लिए रिस्पॉन्स ना देना, या फिर अपने खुद के दैनिक कार्य ना कर पाना। और ये जितने जल्दी से जल्दी पता चल जाएं उतना हमें इनका इलाज करने में आसानी होती है जी। इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में इन्वायरमेंटल और कुछ केसेस में जेनेटिक टाइप का हो सकता है। जेनेटिक से मतलब है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जीन्स में कुछ गड़बड़ियों की वजह से, कुछ सिंड्रोम्स की वजह से ये हो सकता है जी। आजकल ये इन्वायरमेंटल जो कारण होते हैं उनमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जब बच्चा गर्भवती माँ के पेट में बच्चा आता है तो प्रीनेटल कॉज यानी जन्म से पहले, जन्म के दौरान बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनसे हो सकता है। जैसे रेडिएशन एक्सपोजर होता है प्रेगनेंसी के समय, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है प्रेगनेंसी के समय। बहुत सारे टेराटोजेंस जैसे बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं जो कि आजकल बंद कर दी गई हैं, या फिर एक्सपोजर्स एनवायरनमेंटल टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या फिर जन्म के दौरान पेरीनेटल फेज़ में ऑक्सीजन की कमी जिसको पेरीनेटल एस्फिक्सिया बोलते हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। जी। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन है। हमारे एक कॉलर फ़ोन पर हैं, प्रदीप साहू जी। प्रदीप जी, आपका पहले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न करिए। हाँ सुमिता, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न एक डॉक्टर साहब से है, फिर वो मैडम से है कि डॉक्टर साहब ये बताइए, ऐसा कहते हैं कि जो ऑटिज्म होता है उसके 2 रीज़न होते हैं, एक होता है एनवायरनमेंटल और एक होता है फैमिली हिस्ट्री। किन लोगों में एनवायरनमेंटल कॉज होता है
और किन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होता है। एक तो ये, जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री यदि होता है तो उस परिवार के सबसे पहले सदस्य को ऑटिज्म होने का कारण क्या था, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा मैडम से है कि मैडम, पर्यावरण जागरूकता में कविताएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आपने यदि इससे रिलेटेड कोई कविता बनाई हो तो हम लोग सुनना चाहेंगे, प्लीज। जी, धन्यवाद प्रदीप जी आपका प्रश्न करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। जो जेनेटिक जो कारण होते हैं वो सिंड्रोम्स होते हैं और इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे बहुत सारे सिंड्रोम्स आपने सुने होंगे, डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड सिंड्रोम्स होते हैं, या फिर एक विशेष टाइप का सिंड्रोम होता है जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम होता है। तो इनमें ये हो ये ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए ये तो हमारे कंट्रोल के बाहर है। यदि ये सिंड्रोम होते हैं तो इनका फिर हमें बाद में बिहेवियरल थेरेपी या सोशल थेरेपी से ही इलाज करना है। बहुत सारे कारण ऐसे भी होते हैं जो एनवायरनमेंट का एक्सपोजर, जैसे आपने सुना होगा रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, तो इस तरीके के रेडिएशन एक्सपोजर से भी जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं। ये हमारे जीन्स में एबनॉर्मेलिटी पैदा करते हैं और बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में डिले कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमने अभी बताया था, जैसे कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान या प्रसव के पहले, जब बच्चा गर्भ में होता है, स्पेशली पहले 3 महीने में जब जीन्स का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो इस दौरान काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं यदि हमारे उस दौरान टॉक्साइड्स या रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। तो इस तरीके के केसेस में फिर हमें बाद में बिहेवियरल और सोशल थेरेपी से ही इनका इलाज करना होता है। बेस्ट तरीका ये होता है कि प्रिवेंशन, मतलब प्रीनेटल, नेटल एंड पेरीनेटल, गर्भ के दौरान या गर्भ के समय, इस दौरान यदि हम अपने माताओं को इस एक्सपोजर से बचा सकें या फिर कोई भी टॉक्सिक जो पेस्टिसाइड्स या इनके जो एक्सपोजर से इन सब से हम बचा सकें, तो इसमें हम कमी ला सकते हैं। जी बिल्कुल सही बताया आपने कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल कहीं ना कहीं प्ले करती हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने, जो प्रदीप साहू जी जो थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब बारी आती है कि मैं, हमारी जो आज की दूसरी गेस्ट है हमारी बबीता पवार जी, जो आप कवित्री भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। पहले हम प्रदीप जी की बात को कंप्लीट कर लेते हैं। आप कोई कविता, जो उन्होंने बोला कि पर्यावरण पे कोई कविता हो तो आप सुना दीजिएगा, फिर हम आपसे आपका परिचय। जैसा कि प्रदीप जी ने पूछा कि क्या पर्यावरण के सुरक्षा में कविताएं महत्वपूर्ण योगदान करती, बिल्कुल करती है, क्योंकि कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सरल भाषा में अपनी बातचीत जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और कविता एक ऐसी चीज़ है जो यदि हम किसी को कोई भाषण देंगे तो वो उसके दिमाग पे इतने अच्छे से नहीं छपेगा जितना वो कविता के माध्यम से। तो अभी जैसे पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है शहरों में कि कई प्रजातियां जैसे है जानवरों की, पशु पक्षियों की, वो विलुप्त होते जा रही है। उसमें से एक है गौरैया। गौरैया एक जो छोटी सी चिड़िया है जो हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। पहले हम लोग के घर आंगन में भर भर के गौरैया आती थी। अब आप देखो फ्लैट्स में इसमें बहुत कम देखने मिल रही है कि इसका मुख्य कारण है प्रदूषण। जो शहरों में इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है वो केवल बहुत ज़्यादा घने जंगलों उधर ही आपको देखने मिलती है। तो मेरी कविता जो अभी जो मैंने लिखी है वो है गौरैया, क्योंकि अभी हमने 21 मार्च को गौरैया दिवस मनाया था। तो गौरैया मतलब एक छोटी सी चिड़िया है जो अपनी बात व्यक्त कर रही है। तो मैं हूँ एक छोटी सी चिड़िया, कोई मुझे कहे चुनमुन, कोई कहे गौरैया। मैं हूँ एक छोटी सी चिड़िया, कोई मुझे कहे चुनमुन, कोई कहे गौरैया। अरे मुनिया, तुम सोचती हो मैं कहाँ गुम हो गई? अरे मैं कहाँ, तुम ही गगनचुंबी इमारतों के जंगलों में बस गई। तुम ही गगनचुंबी इमारतों के जंगलों में बस गई। कितने अच्छे दिन मुझे याद आते हैं जब मैं तुम्हारे छत की मुंडेर पर फुदकती थी और तुम मेरे पीछे दौड़ लगाती थी और मैं फुर्र से उड़ जाती थी। तुम मेरे पीछे दौड़ लगाती थी और मैं फुर्र से उड़ जाती थी। बाबूजी कितने प्यारे लगते जो सकोरे में मेरे लिए दाना पानी रखते। बाबूजी कितने प्यारे लगते जो सकोरे में मेरे लिए दाना पानी रखते। अगर तुम चाहती हो मुझे फिर से बुलाना, अगर तुम चाहती हो मुझे फिर से अपने आंगन में बुलाना, तो मेरा ये संदेशा जन जन तक पहुंचाना। मेरा ये संदेशा जन जन तक पहुंचाना कि मेरे लिए
कोई ना भूले सकोरे में दाना पानी रखना, मेरे लिए कोई ना भूले सकोरों में दाना पानी रखना, और हरे भरे वृक्ष लगाना, हरे भरे वृक्ष लगाना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये कविता कहीं ना कहीं हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो कि, क्योंकि गर्मियां आ ही रही हैं मैडम, जैसा कि माहौल बदल रहा है, तो पशु पक्षियों के लिए, स्पेशली पक्षियों के लिए अगर हम सकोरों में पानी और दाना रख देते हैं तो ये एक पुण्य कार्य भी है, और साथ ही हम पर्यावरण को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण तो हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन हम उन्हें क्या रिटर्न में दे रहे हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं एक इंसानियत के नाते, हम सिर्फ दोहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात, प्रकृति को कुछ दे बहुत कम रहे हैं। जी, आपने इतनी सुंदर कविता सुनाई, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपका परिचय लेना चाहूँगी कि आपने जो कविताएं लिखना शुरू किया, वो कैसे आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है? देखिए, मैं पहले बचपन में और कॉलेज तक लिखती थी, लेकिन लिखना कैसा होता था कि कॉपी के पिछले पेज पे लिखा और फिर उसको फाड़ दिया। डर यह रहता था कि अरे घर वाले कहीं कि ना कहीं कि ये क्या शुरू कर दिया, तो पहले 2 लाइनर्स लिखे, फिर कुछ ज़्यादा बड़ी लिखी, लेकिन फिर हो गई शादी और घर गृहस्थी के इसमें जो जिम्मेदारियों में उलझते चले गए, तो शौक कहीं एक तरफ रह गए। बिल्कुल। पर जब मैं 50 साल की हुई, मैं ये बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि जब मैं 50 साल की हुई और ये कोरोना का जब काल आया, तो बहुत सारा हमें टाइम मिला अपने लिए भी, और उस दौरान मैंने जो है मेरे जो पुराने शौक थे उनको वापस से जीना शुरू किया, और फिर ये क्रम चलता गया। मैं अभी तक करीब 400 कविताएं लिख चुकी हूँ। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। और एक सोशल मैसेज भी है दर्शकों आप सभी के लिए कि जो कोविड का समय था वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उस समय बहुत भावनाएं मतलब ऊपर नीचे हो रही थी, लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा था, लेकिन बात यही थी कि उस समय भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आज 400 से ज़्यादा कविताएँ आप लिख चुकी हैं। तो ये सभी के लिए एक प्रेरणादायक बात है कि इस तरह से अपनी हिम्मत को ना हारें, और कठिन समय में आपने बहुत अच्छा जो एक अपने कविता को रूप दिया उन अपने शब्दों के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छा आपने कार्य किया। अब मैं वापस डॉक्टर साहब के पास आना चाहूँगी और उनसे ऑटिज़म, जैसे कि आज हम विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस है उस पर बातचीत कर रहे हैं, तो दर्शकों पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप अपने टेलीफोन से हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फिर से नोट कर सकते हैं 075526600049, और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है 180023300040, तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि प्रकार के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, अब दर्शकों को ये बताइए कि जो लक्षण हैं वो मतलब अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो ये क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जिससे कि पहचाना जा सकता है कि बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार है? तो ऑटिज़म सबसे पहले माँ बाप को अपने घर में ही पता चल जाती है, और उसके बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे बच्चा आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आपकी आंखों में नहीं देखेगा, बच्चा आपसे जी चुराएगा, आप उसको बुलाएंगे नाम से तो वो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, अकेले अकेले रहने लगेगा, विड्रॉन फीलिंग करने लगेगा, छोटी छोटी सी बातों पर इरिटेट होगा, जिन चीज़ों पे उसे खुश होना चाहिए या खेलना चाहिए खिलौनों से वो नहीं करेगा, वो अपने में ही किन्हीं 2 या 3 चीज़ों को पकड़ लेगा और उन्हीं से वो इंटरेक्ट करता रहेगा जी। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं। यदि हम शुरुआती स्टेज पर ही इनको पकड़ते हैं और इसका इलाज शुरू करते हैं तो अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और हो सकता है कि यदि हम अर्ली इंटरवेंशन करें तो लंबे समय में बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकता है, सेल्फ केयर कर सकता है और सोशल सामाजिक इंटरेक्शन कर सकता है जी। तो इसी कड़ी में दर्शकों एक और कॉल, डॉक्टर साहब एक और हमारे दर्शक हैं वो जुड़ गए हैं, पूर्वा राय जी हैं। पूर्वा जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, अपना प्रश्न करें पूर्वा जी। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं, तो क्या हम उन्हें नॉर्मल बच्चा कह सकते हैं? क्या वो बच्चे आगे चल के अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? पहला ये। दूसरा ये कि जिन भी अभिभावकों के घर में ऐसा बच्चा है, वो दुनिया, क्योंकि आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और एक कहीं ना कहीं सोच है इनका बच्चा पागल है शायद, तो उन माँ बाप को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें कैसे उस बच्चे को टैकल करें और लोगों को क्या समझाएं? पहला तो मैं सर से प्रश्न करना चाहूंगी। दूसरा, जो मैडम है उनसे बोलना चाहूंगी कि फाग का महीना है, पर्यावरण के लिए ये जो पतझड़ है,
तो वसंत ऋतु पर अगर उन्होंने कोई कविता लिखी हो तो प्लीज सुनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वा जी। जी देखिए, ऐसे बच्चे मेंटली एबनॉर्मल नहीं होते हैं, बस इनमें प्रॉब्लम होती है इंटरेक्शन की, इंटीग्रेशन की। इनके न्यूरॉनल जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसकी 3 टाइप होते हैं मेनली। तो जो हाई फंक्शनिंग होते हैं ना, जैसे मतलब उनका थोड़ा सा डिफेक्ट होता है उनमें, मतलब उनका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा पुअर नहीं है, वो समाज में थोड़ा घुल मिल नहीं पा रहे हैं, उनका स्पीच डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है। तो तभी मैंने आपको जैसे ऑलरेडी कहा था कि ऐसे बच्चों का यदि हम अर्ली इंटरवेंशन करें, अर्ली सोशल थेरेपी करें और उनमें सोशल इंटरेक्शंस डेवलप करें माँ बाप की मदद से। इसके लिए स्पेशल ABA प्रोग्राम भी होता है, एनालिटिक बिहेवियर एनालिसिस प्रोग्राम कहते हैं जिसको। यदि हम इनकी मदद से शुरुआत से ही उनको सेल्फ केयर, इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें तो बिल्कुल वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये बच्चे मेंटली अबनॉर्मल नहीं होते हैं, ये पागल नहीं होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन, स्पीच की एबनॉर्मलिटी होती है, जिसको हम बिहेवियरल थेरेपी, जॉइंट इंटरवेंशन थेरेपी या फिजिकल थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। जी, तो आपने जाना पूर्वा जी कि किस तरह से ये बच्चे जो होते हैं अलग नहीं होते हैं, कुछ इनमें कुछ थोड़े से जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं, जिसके कारण ये ऑटिज़म के पेशेंट्स माने जाते हैं। लेकिन इनको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है, इनको स्पीच थेरेपी के थ्रू, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो सारी प्रक्रिया जो है वो अगर आसानी से वो लेते हैं तो उन्हें मतलब इस बीमारी से सफ़र करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आपसे बात करना चाहूँगी मैडम से कि बबीता मैडम से जब कविता की बात हो ही रही है तो उन्होंने आपसे कुछ प्रश्न किया, आप पहले उसका उत्तर दें। जैसा पूर्वा जी ने कहा कि बसंत का मौसम चल रहा है और बसंत पे कोई कविता लिखी होगी, तो बिल्कुल एक छोटी सी कविता जो बसंत पे है वो मैं आप सुनाती हूँ कि लो आ गई बसंत की बहार, प्रेम की मंद मंद बहने लगी बयार, वाह, चल पड़ा भास्कर उत्तरायण, और कोयल भी करने लगी गायन। अब जगह जगह कोयल जो है आपको कोयल की आवाज़ सुनाई देने लगी। अमराई पर बौर फूले, चटकते पलाश पर भौरे झूले, गेहूं की बालियां चमकने लगी, पीली पीली सरसों दमकने लगी, झनकृत हो रहे वीणा के स्वर, आ गया वाग्मिता की आराधना का पर्व। हम लोग बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करते हैं। झनकृत हो रहे वीणा के स्वर, आ गया वाग्मिता की आराधना का अवसर, रति मदन मुस्कुराने लगे, रति मदन मुस्कुराने लगे, प्रणय का त्योहार आ गया, लो बसंत का आगाज हो गया, लो बसंत का आगाज हो गया। वाह, बहुत सुंदर। और ये वसंत ऋतु की जो कविता है हमें कहीं ना कहीं उस वसंत ऋतु के जो दृश्य में ले जाती है, जो आपने सुनाई, बहुत सुंदर कविता। और जो आपके शब्द हैं वो कहीं ना कहीं दृश्यों को यहाँ पर परिलक्षित करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सुंदर कविता। आप ये बताइए कि आपने ये जो कविताओं का शौक़ है, जब आपने लिखना शुरू किया तो घर से किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, क्योंकि एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी आपके पास थी। उस बीच में आपने अपनी जो शौक़ है, जो कविताएं लिखना था, उसको कैसे समय दिया और कैसे चीज़ों को मैनेज किया? घर से पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां उस वक्त तक पूरी हो चुकी थी। दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे और बेटी का विवाह हो चुका था, तो बहुत सारा खाली सब, जैसा मैंने आपको बताया कि कोरोना के वक्त बहुत सारे, मेरे हस्बैंड पुलिस ऑफिसर हैं और कोरोना के वक्त वो सारे वक्त ड्यूटी पर रहते थे। तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता था मेरे पास कि जब मैं अपने शौक़ को पूरा कर सकती हूँ। और विशेष रूप से बच्चों ने अप्रिशिएट करा। जब भी मैं लिखती थी बच्चे अप्रिशिएट करते थे कि नहीं नहीं, आपको तो अपने पुराने शौक़ों को ज़िंदा करना चाहिए और उनको लिखना चाहिए। तो इसी बीच क्या है, मैं बहुत सारे ऐसे साहित्यिक मंच से जुड़ी और जिनसे जुड़ने के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में आई, जिनकी प्रेरणा से मैंने अपनी जो शौक़ था उसको आगे बढ़ाया। वही बात है कि कहा जाता है ना कि महिलाएं बहुत ज़्यादा एक मल्टीटास्कर होती हैं। वो जो चीज़ है वो वाकई में परिलक्षित होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि महिला एक घर का दायित्व, एक माँ की जिम्मेदारी, एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक बहू की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ वो अपने शौक़ के लिए भी समय निकाल लेती है। तो कहीं ना कहीं उसके पास ईश्वरीय कृपा होती ही है, इस बात से हम नकारा नहीं जा सकता इस बात को।
अब वापस से थोड़ा सा मनोरंजन हो गया, थोड़ी सी चर्चा हो गई। अब बारी आती है कि हम आज के विशेष मुद्दे पर आ जाएं, और आज बात जिस पर हम कर रहे हैं कि विश्व ऑटिज़म जागरूकता दिवस है आज, और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किस तरह से इस विषय को गंभीरता से सोचना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हो सकता है कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो कि इस बीमारी से या इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हों, इससे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो सकता है। तो अब कारणों के बारे में जान लेते हैं डॉक्टर साहब, जो कारण हैं और जो कारक है वो क्या हैं, वो थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें कि किन किन कारणों को लेकर ये शुरुआती जो लक्षण है वो दिखते हैं। कारण तो मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि 2 टाइप के होते हैं, एक जेनेटिक और एक इन्वायरमेंटल। जी, जेनेटिक कारणों में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, और जो इन्वायरमेंटल कारण होते हैं उनमें एक्सपोजर, हमारा आज देख ही जा रहे हैं, हमारा खान पान खराब हो चुका है, पेस्टिसाइड्स और इतने टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे इसमें आ चुके हैं। ऊपर से इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरा, जो नई नई चीज़ देखने को आई है, अभी हालांकि ये प्रूव नहीं हुई है, बट ये पाया गया है कि टू मच, बहुत ज़्यादा जो उपयोग है मोबाइल का और टीवी का, इसने भी थोड़ा सा इंसिडेंस ऑटिज्म का बढ़ाया है। मान लो कोई बच्चा बहुत ही लो लेवल पर उसको ऑटिज्म थी, थोड़ा सा इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टीज थी, और हमने उसका ये सोशल अलगाव जिसको बोलेंगे, सामाजिक अलगाव हो गया, बहुत ज़्यादा टीवी मोबाइल और इससे वो अपने में रहने लगा, तो वो चीज़ और बढ़ जाती है। जो चीज़ थोड़ी सी माइल्ड लेवल पर होनी चाहिए थी, शुरुआती लेवल पर होनी चाहिए थी, और जिसको हम थोड़ा बहुत ही मेहनत करके इंटरेक्शन करके ठीक कर सकते थे, अत्यधिक मोबाइल और टीवी के यूज़ ने, इंटरनेट के यूज़ ने, यूट्यूब के यूज़ ने उसको, उस बच्चे को और अलग थलग कर दिया और विड्रॉन फीलिंग ला दी, और उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे पहले ये पाया जाता था कि 1000 से में 5 से 10 बच्चों में ऑटिज्म देखी जाती थी, अभी इंसिडेंस बढ़कर 40 से 50 के बीच में आ गया है। कारण अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा जो उपयोग हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी का, गैजेट्स का, ये भी एक कारण हो सकता है। तो हमें अपने बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को जो 3 साल से छोटे रहते हैं, उनको इनसे बचा के रखना है, दूर रखना है, और मिनिमम से मिनिमम स्क्रीन टाइम देना है। जी, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बिंदु रखा है डॉक्टर साहब, क्योंकि हर घर में आज हम देख रहे हैं कि गैजेट्स का ढेर लगा हुआ है। लोगों के पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप और बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं जिससे कि बच्चे डेली कम से कम उनका स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे हो ही जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो स्कूल की एक जिम्मेदारी भी बनती है, जो स्कूल से आज आप देखते होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का भी जो है और ऑनलाइन होमवर्क जो प्रोवाइड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमें एक सामाजिक दायित्व को देखते हुए इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखने के लिए माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही विद्यालयों में जो स्कूल में जैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें ऑनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है या फिर उन्हें कुछ भी वर्क करने के लिए ऑनलाइन दिया जाता है, तो क्या वो टाइम भी कम होना चाहिए? स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी है, और ऑनलाइन क्लासेस जो कोरोना में शुरू हुई थी वो मजबूरी थी जी। लेकिन उस मजबूरी को हमने अपना वो बना लिया है कि कभी भी स्कूल की छुट्टी हुई, किसी कारण से छुट्टी हुई, तो स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारण से गवर्नमेंट ने या प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां की हैं तो छुट्टियां कर दी हैं, ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस हम करें। 3 से 4, 5, 6 साल के बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस करके हम बहुत ज़्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। हमारा उद्देश्य स्क्रीन टाइम कम से कम करना है। माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि स्क्रीन टाइम, देखिए मॉडर्न ज़माने में हम स्क्रीन टाइम 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक लिमिट सेट करनी होगी कि ये आपका स्क्रीन टाइम है 30 मिनट से या 45 मिनट से, और उसमें भी एक पेरेंटल लॉक होना चाहिए कि आप यही देख सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ देख सकते हैं। यूट्यूब हर घर में आजकल आप देखना, डिश टीवी बंद होती जा रही है, ऑनलाइन ये जो सारे घर में जो गूगल टीवी शुरू होती जा रही है, गूगल टीवी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपने घर में यूट्यूब को डिसेबल करने की कोशिश की, नहीं कर पाया हमें, इट इज़ इनबिल्ट जी। बिल्कुल, तो आप बचा ही नहीं सकते उस बच्चे को यूट्यूब से और इन सब से। तो हमें कैसे न कैसे करके इन सबको लिमिटेशन करना है, स्क्रीन टाइम को कम से कम करना है। और एक और कारण भी है कि यदि न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, दादा दादी साथ में नहीं रहते हैं, जनरली जिन घरों में दादा दादी साथ में रहते हैं ऐसा देखा गया कि उन बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रहता है। माँ बाप हैं, दोनों वर्किंग हैं, दोनों अपने काम पर चले गए, तो अब ऐसे में स्क्रीन टाइम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है
और हमें कैसे ना कैसे करके गैजेट्स का यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, लेकिन एक समय सीमा में रहकर। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसा बताया कि हमारा भी एक दायित्व है हमारे बच्चों के प्रति, क्योंकि हम ही उनको इस दुनिया में लेकर आए हैं और हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चों को एक पारिवारिक वातावरण मिलना बहुत ज़रूरी, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जो कल्चर जिस तरह से बढ़ रहा है डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर फैमिली यानी कि माता पिता और बच्चे, उसका कल्चर कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा रेशियो ये सामने आया कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने एक संकीर्ण होकर रह गए हैं। एक एरिया उनका और तैयार है, उससे वह बाहर नहीं जाना चाहता, और उसमें गैजेट्स का आना कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आने वाले समय में। अभी जैसा आपने बताया कि ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये ऑटिज़म का एक कारण बन सकता है, लेकिन हो सकता है। तो ये एक विचारणीय बिंदु है हम सभी के लिए सोचने के लिए कि अगर आप एक तो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं डॉक्टर साहब जैसे कि, और उसके बाद अगर आप गैजेट्स को और बच्चों को दे देते तो कहीं ना कहीं बच्चे इंट्रोवर्ट तो हो ही रहे। क्या कहना है आपका इसके बारे में? बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस बिल्कुल कम हो जाते हैं जी। आप खुद फील करिएगा कि आपका बच्चा बाहर जाता है, खेल कर आता है, तो खेल के आने के बाद सबसे पहले क्या ढूंढ रहा है? फ़ोन या टीवी। जी बिल्कुल सही है। और आप नहीं दे रहे हैं तो वो टेंट्रम शो कर रहा है, जिद कर रहा है, रो रहा है। तो देखिए ये सब बढ़ रहा है, और इसको इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। हमें भी अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बच्चे को मार के कह दो कि जाओ पढ़ाई करो और आप खुद मोबाइल लेकर बैठ जाओ, ये संभव नहीं है। आपको भी अपना स्क्रीन टाइम ज़ीरो करना होगा, आपको अपना पूरा समय बच्चे के लिए देना होगा। मुश्किल है पर करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज ये डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे अधिकतर जो अभिभावक हैं या जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि हम बच्चों को आज ये बनाना चाहते हैं, आज वो बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आइडल होते हैं बच्चों के लिए वो होते हैं उनके पेरेंट्स। जैसा आप करेंगे वैसा आपके बच्चे आपसे सीख कर वही करेंगे और आपको रिटर्न देंगे। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बात एक अगर हम वाक्य लें या कुछ एक वाक्य की तौर पर लें तो ये बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे के, इस वाक्य के पीछे की गंभीरता को सोचें तो ये वाकई में कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये हमारी बात हुई कि हमने इसमें किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं इस बीमारी से अगर कोई बच्चा जूझ रहा है और लड़ रहा है। तो अब बारी आती है कि आपने बात बीच में बोला था कि खान पान भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से खान पान सुधार सकते हैं, किस तरह से लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, वो बताएं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जैसे जब हम ऑटिज़म के बारे में बात करते हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि यदि हमारा बच्चा हमारे घर पर है तो माँ बाप का मैक्सिमम टाइम बच्चे से इंटरेक्शन में होना चाहिए, उससे बात करना, उसके साथ खेलना। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा आपके साथ खेल रहा है, आप हर 5 मिनट में फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, आप बीच में टीवी भी देख रहे हैं, आप न्यूज़ स्क्रॉल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपका यदि बच्चे के साथ हैं 2 घंटे हैं या 3 घंटे या 4 घंटे जो भी हैं, तो वो उसके लिए होना चाहिए। उसके साथ बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन, और यही एक सबसे बड़ा लक्षण है हमारे ऑटिज़म का, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक व्यवहार। हमें अपने बच्चे को बाहर भी ले जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स से मिलाना है, सोसाइटी से मिलाना है। हो सकता है आपका बच्चा इंटरेक्ट ना करे तो हमें उसको डांटना नहीं है। जी बिल्कुल। हम उसको जानबूझ के कहते हैं क्यों तुम मुझसे बात नहीं की, इससे कोई बात नहीं की, नहीं करने दो, लेकिन आप ले जाइए, मिलाइए, जुलाइए, और साथ ही साथ घर में उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। 1 मील पर डे उसके साथ ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसी से इंटरेक्शन आएगा और इस तरीके से उसको सेल्फ केयर भी आने लगती है धीरे धीरे करके। क्योंकि आप घर में जो करेंगे, आप अपना खाना टेबल से उठेंगे, आप अपने बर्तन जाके किचन में सिंक में रखेंगे, तो वो सब देखेगा और वही सीखेगा। आप यदि उसको टीच करके लेक्चर दे के सिखाएंगे, वो कुछ भी नहीं सीखने वाला। आप जो करेंगे वो वही करेगा। इसलिए लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत ज़रूरी है जी। और खान पान की जो हैबिट्स हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जंक फूड या फास्ट फूड की तरफ बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको देख के क्या कहना चाहेंगे आप? जंक फूड के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जंक फूड भी एक किस्म से देखा जाए तो उससे भी हमारा सोशल इंटरेक्शन कम हो रहा है। बच्चे बाहर की तरफ भाग रहे हैं, हमारी जो ऑन टेबल मील हुआ करता था उससे हम हट रहे हैं। बच्चा घर में खाना ही नहीं खाना चाहता, बाहर का खाना खाना चाहता है। ऊपर से जंक फूड्स में इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि दे आर वेरी टॉक्सिक, और
हम खुद देखते हैं कि आपने देखा होगा कि फ्रूट्स में जो आजकल जो फसल की मात्रा बढ़ाने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर केयर करके फ्रूट्स को धो करके पानी में रख करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मतलब उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करके ही लेना है, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट हमारी बॉडी में जाएं। बिल्कुल, उन चीज़ों से बच पाएँ, टॉक्सिन्स जो आपकी बॉडी में ना जाएं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जिस तरह से हम पर्यावरण को देख रहे हैं कि बदल रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, उसमें जो होल है, जो ब्लैक होल है, वो भी काफ़ी प्रदूषण के कारण काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। ये बहुत बड़ा सोचनीय बिंदु है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सभी को आने वाली हैं, तो हमें पर्यावरण को भी बचाना है। तो हमारे साथ आप एक पर्यावरण प्रेमी भी है, जैसे हम चर्चा कर ही रहे हैं, और वो कवित्री भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैडम कि आप कैसे पर्यावरण को लेकर काम करें, क्या क्या आपने इनिशिएट्स अभी तक किए हैं? मेरा पहला इनिशिएटिव ये है कि जितना कम से कम प्लास्टिक और पॉलीथीन इसका इस्तेमाल, पर ये क्या है, हम रोक ऐसे नहीं पा रहे हैं जी कि पहले क्या होता था, ग्रोसरी शॉप पे जाते थे तो हम अनाज या जो भी लेते थे वो खुला मिलता था। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों से हर सामान पैक आ रहा है। हम छोटे ठेले वाले को के पास तो पॉलीथीन प्रतिबंधित कर देंगे जी। लेकिन वो जो जहाँ से बड़े मात्रा में चीजें आ रही हैं, पैक्ड हो रही है, उस पर हम कुछ हमारा प्रतिबंध नहीं हुआ। तो मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि जैसे हम बड़ी बड़ी गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं और उसके ऊपर बहुत केमिकल वाला कलर यूज करते हैं, उनको तो तालाब प्रदूषित हो रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, तो घर में मिट्टी के गणेश बनाए। मैं पिछले करीब 7-8 साल से मिट्टी के गणेश घर पे ही बनाती हूँ। और जैसे घर में जो भी प्लास्टिक कंटेनर आ रहे हैं, कांच की बोतल आ रही है या प्लास्टिक के डब्बे आ रहे हैं, तो आप उनको सुंदर तरीके से सजा करके और उनको आप प्लांटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। मेरा इनिशिएटिव हमेशा ये रहता है कि मैं किसी को बुके देने की बजाय एक पौधा दूं, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि पौधा ही दूं, अपने हाथ से बने एक प्लांटर में अपने घर का लगाया हुआ एक पौधा दूं। और मैं हमेशा यही करती हूँ। हम बहुत सारे कलर्ड पेपर का इस्तेमाल करते हैं गिफ्ट रैपिंग के लिए, उसकी बजाय हम घर के न्यूज़पेपर को भी बहुत आकर्षक तरीके से उससे गिफ्ट को पैक करके दे सकते हैं। घर में बहुत सारे कपड़े निकलते हैं पुराने, कपड़ों का सबसे ज़्यादा लोगों को अंदाज नहीं है, लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो कभी गलते नहीं हैं। वो भी जब कट फट के धरती में जाते हैं तो वो धरती के लेवल को खराब ही कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल रीयूज रिसाइकल करके करें। तो घर के घरेलू स्तर पे भी हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। पुराने कपड़ों से आप छोटे छोटे झोले सामान बनाए, ताकि आप घर में बाहर से पॉलीथीन न लाएं। जो भी आप सब्जी भाजी खरीदने जाएं तो घर के निकले सामानों से बने झोले का इस्तेमाल करें। इस तरीके से हम एक छोटा सा पर एक कठोर प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रयासों से ही तो हम कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, और ये प्रयास करते रहना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें जो भाजी वाला आ रहा है उससे हमें बोलना है कि पॉलीथीन नहीं लेना। हाँ, ये करना है हमें आगे से, लेकिन हमें उसके ऊपर जो लेयर है, जैसे कि जो पैक्ड फूड आता है, उस पर वर्क करना है। और इसके लिए भी चिंता का विषय ये है कि ये सोचना भी ज़रूरी है कि इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। और एक ये पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा मतलब योगदान होगा। और अगर हर नागरिक इस तरह से सोचने लगे कि जो रिसाइकल का जो प्रोसेस है अगर वो किया जाए, तो बहुत हद तक प्रदूषण कहीं ना कहीं कम हो सकता है। रीयूज, आप जितने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो बेहतर है। इसी पर कोई एक कविता हो तो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। अभी फ़िलहाल तो आप कोई और कविता जो हो, जो आपको पसंद हो, या आपकी जो कविता है जो लोगों के बीच में बहुत पसंद की जाती हो, वो कोई कविता आप सुना। अभी तो मेरे जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने कविता लिखना शुरू करी, वापस से लिखना शुरू करी, तो सबसे पहली कविता का शीर्षक रही वो थी अर्धशतक, क्योंकि वो 50वें वर्ष में प्रवेश पर ही लिखी थी। और तभी मुझे लगा था कि नहीं यार, वाकई में बहुत साल मैंने सिर्फ जो है इस गुत्थम गुत्थी में निकाल दिए और अपने अंदर के रूप को बाहर नहीं निकाला। तो कविता का शीर्षक है अर्धशतक जी। तो बेतरतीब कहूँ या बेमिसाल, बीत ही गए 50 साल। वाह। जीवन चढ़ता गया सीढ़ी दर सीढ़ी, और देख ली हमने भी 5 पीढ़ी। वाह।
बेटी, बहन, बीवी, बहू और माँ। पर इन सब के बीच में मैं थी कहाँ? पिता ने रोका, भाई ने टोका और फिर पीछे लग गया चूल्हा चौका। शायद इसलिए नहीं मिला मौका। वाह। आईने में देखती हूँ शक्ल तो उठता है सवाल कि क्या बना लिया अपना हाल। बहुत खूब। आँख पे चश्मा, माथे पे सलवटे, सिर पे अनगिनत अधपके बाल। फिर धीरे से बुदबुदाती हूँ, मैं हूँ और मैं हूँ बेमिसाल। वाह। मैं हूँ और मैं हूँ बेमिसाल। अब मैं बेपरवाह सी रहती हूँ, अल्हड़ सी जीती हूँ। वाह। कभी कभी खूब सस्ती सवरती भी हूँ, दिल को सहलाती हूँ, मन को समझाती हूँ। इस बात पे सबको गौर जरूर करना चाहिए कि दिल को सहलाती हूँ, मन को समझाती हूँ कि बंद नहीं होगा जिम्मेदारियों का पिटारा। बिल्कुल बंद नहीं होगा जिम्मेदारियों का पिटारा, इसलिए खुल के जी ले, मन की कर ले, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। बिल्कुल, और ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। और हर चीज़ जो हर एक नारी के जीवन में परिवर्तन होते हैं उसको स्वीकारते हुए जो 50वें वर्ष में जो अपने अर्धशतक के लिए बहुत सुंदर कविता लिखी है, और एक सोशल मैसेज भी है, और हर महिला इससे कनेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ हो या परिवार की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो या अपने बड़े बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी हो, वो आपको बखूबी निभाना ही है। लेकिन उसमें से आप अपने लिए मी टाइम कैसे निकालते हैं, यही सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि आपसे कोई भी व्यक्ति, जब आप 50वें शतक में पहुंच भी जाएंगे तब भी आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपको समय हमने नहीं दिया। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से अपने लिए किस तरह से समय निकालते हैं, और अपने एक जो कहते हैं ना गुडी टाइम जो होता है, वो अपना अच्छा समय जो आप अपने लिए एक चाहे दिन में 1 घंटा भी निकालिए, वो आपका अपना समय होगा। उसमें जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए। इस जो कविता का यही एक शीर्षक माना जाएगा कि आप भी अपने लिए समय निकालिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर आपने कविता हमारे दर्शकों को सुनाई। अब हम वापस से अवेयरनेस डे यानी ऑटिज़म अवेयरनेस डे पर आ रहे हैं, क्योंकि ये विश्व स्तर पर ये परेशानी चल रही है और इस पर दिन प्रतिदिन जागरूकता लानी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, समाज की, देश की, सभी की जिम्मेदारी है। तो लाइफस्टाइल के बारे में जैसे कि हमने दर्शकों अभी डॉक्टर साहब से आपको बताया, अब क्या क्या परिणाम होते हैं अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ऑटिज़म की अगर जो प्रॉब्लम, छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम उसको इग्नोर करते जाते हैं तो क्या रूप ले सकती है और किस तरह के परिवर्तन आ सकते हैं लाइफस्टाइल में, वो भी बताया। तो ऑटिज़म को यदि इग्नोर नहीं करना है शुरुआती लेवल पर भी, स्पेशली 3 साल से पहले हमें इसमें इंटरवेंशन या थेरेपी शुरू करनी है। क्योंकि यदि मान लो माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज़म है, जिसको हम हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म कहते हैं जी, तो इसको तो बिल्कुल बच्चा नॉर्मल की तरह हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, हमारे थोड़े से प्रयास से हो जाएगा वो। तो हमें शुरुआत ही करनी है। यदि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, कई फैमिलीज़ में देखा गया है कि बच्चे को ही दोष देने लगते हैं कि अरे कुछ नहीं आता है, देखते नहीं हो, बच्चे को ही डांटने लगते हैं। तो इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। बच्चा हाइपर एक्टिविटी में जा सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन में आ सकता है, इरिटेबल हो सकता है, वो अपने आप को सेल्फ हार्म भी कर सकता है, दूसरों को भी मार सकता है। जब सीवियर फॉर्म में यदि कन्वर्ट हो जाता है तो वो सेल्फ इंजरी भी कर सकता है और दूसरों को इंजरी भी कर सकता है। और ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी यानी मिर्गी के भी खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिनको ऑटिज्म का फॉर्म सीवियर होता जाता है, उनमें एपिलेप्सी मिर्गी की परसेंटेज नॉर्मल बच्चों की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। तो फिर एक नई मेडिकल समस्या भी पैदा हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑटिज्म हमें सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, जॉइंट इंटरवेंशन थेरेपी से शुरुआत से ही हमें पेरेंट की मदद से, स्पेशलिस्ट की मदद से, इसके लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनको प्रॉपर चाइल्ड पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, उसका प्रॉपर ABA कराना चाहिए। ABA मतलब एनालिटिकल बिहेवियर एनालिसिस। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे एक तो बच्चे की सीवियरिटी हमें अंदाज़ा लग जाता है, तो हमें इंटरवेंशन के बारे में पता चल जाता है क्या करना है, और साथ ही साथ ये बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस में भी हमारे काम आता है, और आपकी इसकी सीवियरिटी के बेस पे हम सरकारी मदद भी मिल सकती है। तो हर तरीके से ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के पास भी जाएं, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएं,
और उसका एनालिसिस करें, और यदि हम अर्ली थेरेपी करते हैं तो इसके आने वाले जो सीवियर फॉर्म्स होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं उनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है जो आपने बातें बताई, वो कहीं ना कहीं हर दिन की एक हम देखें कि डेली रूटीन में ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं, और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी बन सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम कोविड की बात कर ही रहे थे पहले, तो कोविड के बाद आपने देखा होगा कि बहुत परिवर्तन आए हैं, बच्चों की लाइफस्टाइल में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। बच्चे कहीं ना कहीं जितने पहले आउटडोर गेम्स को एंजॉय करते थे, आज उतना मुझे लगता है कि बहुत रेयरली ऐसा मुझे देखने को मिलता है कि बच्चे आउटडोर गेम्स यानी कि बाहर खेलना, जैसे कि पहले हमारे ज़माने में खेला जाता था, घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। आज बच्चों का जो बहुत ज़्यादा रुझान है वो सिर्फ सीमित हो गया है घर पर या घर के अंदर ही। तो ये भी कहीं आने वाले समय में ये समस्या बन सकती है क्या ऑटिज़म की? देखिए, इसके कारण ऑटिज़म होना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि अभी इस पे रिसर्च चल रही है, बट निश्चित रूप से जो बच्चे ज़्यादा अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, उनमें सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम तो आती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2013 में ऑटिज़म की डेफिनेशन बदल गई, उन्होंने ऑटिज़म को डेफिनेशन में सोशल इंटरेक्शन को भी शामिल कर दिया। हो सकता है आगे वाले समय में इसके भी क्लासिफिकेशन बदल जाएं, और जो हमारे बच्चे जो घर में अकेले रहते हैं इसको भी हम एक ऑटिज़म का छोटा सा स्पेक्ट्रम मान लें। तो निश्चित रूप से खेलों का अभाव या बच्चों का सोशल इंटरेक्शन का अभाव या ज़्यादातर घर में अकेले में रहने से बच्चे इंटरेक्शन अवॉइड करने लगते हैं, और जो चीज़ बोलते हैं ना, जो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे वही सीखते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम बार बार अलग रहना, अकेले रहना यदि प्रैक्टिस करेंगे तो हम वही सीखेंगे। और एक किस्म का देखा जाए तो ये एक्वायर्ड ऑटिज्म ही है। हालांकि हम इसको ऑटिज्म नहीं कहेंगे, बट एक्वायर्ड ऑटिज्म ही है। हम विड्रॉन फील कर रहे हैं, सोसाइटी से अलग रहे हैं, तो एक किस्म से उसका जो ऑटिज्म का शुरुआती लक्षण होता है वही तो है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी इग्नोर करने वाली तो नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चे अगर पहले जो बच्चे कोविड के पहले थे, अब हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में भी या आसपास के बच्चों को देखते हैं तो काफ़ी चेंज उनमें समझ में आता है। हो सकता है कि वे बच्चे बड़े हो रहे हों, उनकी सोच बड़ी हो रही हो, तो उसके हिसाब से चेंज हो, लेकिन इस तरह से एकदम से चेंज आना, बच्चों में घर के अंदर एकदम संकुचित होकर संकीर्ण भाव से होना रहना, सामाजिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें सम्मिलित ना होना, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बन सकता नहीं है। लेकिन हमें इस पर तब भी सोचना है कि बच्चों को सोशली एक्टिव करना है, उनको सोशली सर्कल्स से इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य हैं, और अगर हम आज उनके भविष्य के लिए चिंतित नहीं होंगे, उनको अपने हाल पे छोड़ देंगे, हाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं। क्या कहना है डॉक्टर साहब आपका? नहीं, प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी जी। एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बच्चा आपसे कुछ कह सके और आप बच्चे से कहें। यदि आप ऐसा नहीं होता है कि बच्चा कुछ कह रहा है या कुछ मांग रहा है तो हमेशा जिद ही होती है। हमें बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसकी भी अपनी फीलिंग है। हम सोचते हैं कि 4 साल का बच्चा कुछ कह नहीं सकता, अपने थॉट व्यक्त नहीं कर सकता, नहीं है। 4 या 5 साल के बच्चे भी वही सोचते हैं जो हम सोचते हैं, बस सोचने में एक इंटेलिजेंस की थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन उनकी भी अपनी डिमांड्स होती हैं। उनका भी, वो भी फील करते हैं कि उनका भी एक हक है, उनको भी कहने का हक है, और हम उनको दबा देते हैं या उनको डांट देते हैं या उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ने देते। नहीं, हम उनको प्यार से इंटरेक्शन करना है, वो भी उतना ही सोचते हैं वो। और ऊपर से यदि हम उन बच्चों को रोकते हैं तो वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे उनको प्रेस कर दिया गया, उनको दबा दिया गया है, तो और रिबेलियस हो जाते हैं। तो बच्चों को कभी इंटरेक्शन में ज़रूर लाना है। बिल्कुल सही है। और भावनात्मक जो सपोर्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है माता पिता का और परिवार का, जो समाज, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम वापस से थोड़ा सा ये गहन चर्चा जो हमारी चल रही है, इससे थोड़ा सा वातावरण को हल्का करते हैं और हम चलते हैं बबीता जी के पास। बबीता जी, कोई कविता और आप जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? एक जैसे कि ना, चाहे महिलाएं गृहिणी हो, 24 घंटे का काम वाली, चाहे जॉब के साथ घर का काम कर रही, इतवार किसी के जीवन में नहीं आता। मेरा ऐसा मानना है और मैंने महसूस भी किया है। तो मेरी कविता जो मैं आप लोगों, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर स्त्री प्रधान कविताएं ज़्यादा लिखती हूँ, और मेरा शीर्ष मतलब जो कविता कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्या इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो एक हल्की फुल्की कविता है, इतवार। जी बिल्कुल।
सब दिन की समान कहानी, वही कपड़े, वही बर्तन, वही रसोई से छेड़खानी। वाह। मेरे लिए इतवार कुछ खास लेके नहीं आता और ना कुछ विशेष देके जाता है। वाह। बीबी, बहू हूँ, 2 बच्चों की माता, इसलिए प्रयास रहता कि इस दिन भी बनी रहे मेरी उपलब्धता। बिल्कुल। वाह। इतवार के दिन सबकी पसंद का हो अलग अलग नाश्ता। माली भी सुबह से मैडम जी चिल्लाता और कबाड़ी भी सुबह ही आ धमकता। बिल्कुल सही, बहुत खूब। एक बार फिर डाई करने का और पार्लर जाने का प्रोग्राम टलता जाता क्योंकि मेहमानों को भी इतवार ही भाता। बिल्कुल। खोज पल्लू जुट जाती हूँ रसोई में और दस्तरखान पकवानों की महक से महकता। वाह। आधी दोपहर बाद जैसे ही कमर सीधी करने बिस्तर पुकारता, कपड़ों का गट्ठर मुंह बिचकाता। बहुत खूब, बहुत सुंदर। कान और सूरज ढलता जाता, कानों में फुसफुसा, अरे तू गृहिणी है, तेरे लिए क्या सोमवार इतवार, तेरा तो हर दिन से है समान नाता। कहते हुए इतवार भी चलता बनता। शायद मेरी किस्मत में इस इतवार की छुट्टी लिखना भी भूल गया विधाता, इतवार की छुट्टी लिखना भी भूल गया विधाता। बिल्कुल, इतवार की जो छुट्टी है वो तो खैर एक ऐसी छुट्टी मानी जाती है जिसका पूरे हफ्ते भर सभी लोग इंतज़ार करते हैं और चाहते हैं कि इस छुट्टी पर हम कुछ विशेष करेंगे, जो कार्य पेंडिंग है वो किए जाएंगे। बहुत सुंदर कविता आपने हमारे दर्शकों को सुनाई। अब हमारा जो ऑटिज़म की जो हम जागरूकता की बात कर ही रहे हैं, तो मैं चलते चलते आपसे दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब यही जानना चाहूँगी कि अगर इस समस्या से कोई जूझ रहा है तो वो किस तरह से इसको संभाल सकता है, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऑटिज़म जागरूकता दिवस पर? बिल्कुल, बच्चे को इलाज किया जा सकता है, बच्चे को संभाला जा सकता है, लेकिन हमें इसमें कंबाइंड एफर्ट लगता है जिसको बोलते हैं जॉइंट इंटरवेंशन थेरेपी। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है, आप अपने बच्चे को 1 साल से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, आपकी आंखों में देख के बात नहीं कर रहा है, अलग अलग रहता है, उदास रहता है, आप उसको सबसे पहले तो एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या नॉर्मल यदि नहीं भी मिलते हैं तो नॉर्मल जो पीडियाट्रिशियन होते हैं हमारे बच्चों के डॉक्टर, उनके पास ले जाइए। एक असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस असेसमेंट के 3 पार्ट होते हैं। कम्युनिकेशन, स्पीच होती है, सोशल इंटरेक्शन और रिपीटिटिव बिहेवियर। ये तीनों का जब असेसमेंट होता है तो हमें पता चल जाता है कि क्या बच्चे में ऑटिज्म के कोई सिम्टम हैं, और यदि हैं तो कितने सीवियर हैं, और इस सीवियरिटी के हिसाब से ही इंडिविजुअलाइज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है। हर बच्चे को सेम थेरेपी नहीं लगेगी, क्योंकि हर बच्चे के सिम्टम्स अलग हैं और उनकी सीवियरिटी अलग है। तो इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज़, बिहेवियरल थेरेपीज़, फिजिकल थेरेपीज़, न्यूट्रिशनल थेरेपीज़। ये सारी थेरेपीज़ जो होती हैं उतनी ही सभी की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए, न्यूट्रिशन से मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी होगी तभी तो बच्चा आगे से अपने सोशल एक्टिविटी में एक्टिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से फिजिकली आपको फिट रखना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है, और जो भी आप कर सकते हैं वो योगदान एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपने बच्चों में कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम हमारे साथ थी, आज हमारे साथ कवित्री थी बबीता जी। बबीता जी, आपने बहुत सुंदर कविताएं और बहुत मोटिवेशनल कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और बहुत सारी मोटिवेशनल कविताएं सुनी और बहुत सारा इतिहास जाना। लेकिन हर दिन के इतिहास के साथ हर दिन एक परिवर्तन लेके आता है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ और एक शुभ विचार के साथ कि कल कुछ अलग परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, और वो सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।